महबूबा का रामनाथ कोविंद पर हमला। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, नागरिकता कानून हो या अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो, उन्होंने भारतीय संविधान के नाम पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया। उद्धव ठाकरे ने लिया सुप्रीम कोर्ट का सहारा। शिवसेना की लड़ाई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। उद्धव कैंप की तरफ से पेश अर्जी में कहा है कि यह मामला अभी अदालत में लंबित है, इसलिए चुनाव आयोग इस मामले पर अभी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोनों दलों ने एक दूसरे के विधायकों समेत अन्य मामलों को लेकर शीर्ष न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। शिखर धवन के सिर पर लगी बाउंसर हेलमेट टूटा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान टीम इंडिया के कप्तान और ओपनर शिखर धवन को एक तेज बाउंसर हेलमेट तोड़कर सिर में लगी। इसके बाद ऐसे में फिजियो को मैदान पर आना पड़ा और कई मिनट खेल भी रोका गया। कैटरीना और विकी को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और कैटरीना कैफ को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकियां देने वाले अनजान शख्स के खिलाफ पुलिस ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज किया। इससे पहले सुपरस्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। एक लेटर के जरिए उन्हें यह धमकी दी गई थी। दिल्ली में मंकी पॉक्स ने दी दस्तक, आगरा अलर्ट मोड पर। राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स ने दस्तक दी। दिल्ली में केस निकलने के बाद आगरा को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कारण कि दिल्ली और आगरा के रोजाना के रिश्ते हैं। हजारों लोग एमएसटी के जरिए दिल्ली आते और जाते हैं। संदिग्ध आने की दशा में एसएन मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड से कुछ बेड आरक्षित कर दिए जाएंगे। यहीं जांच के लिए नमूने लिए जाएंगे। सीएचसी बरौली अहीर में 10 बेड आरक्षित किए हैं। यहां संदिग्धों को रखा जाएगा, जबकि एसएन में पुष्ट मरीजों का इलाज किया जाएगा। जगदानंद सिंह लालू परिवार के नौकर संजय जायसवाल। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बीच जारी जुबानी जंग। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा उन्हें और उनके पिता को लेकर दिए गए बयान पर रविवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। संजय जायसवाल ने कहा है कि जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के परिवार की नौकरी कर रहे हैं, उससे ज्यादा वे पार्टी में कुछ नहीं कर सकते। भगवा साफा पहन मजारों में तोड़फोड़। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के बिजनौर में गड़बड़ी फैलाने की साजिश। पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया, जिन पर भगवा साफा पहन मजार में तोड़फोड़ करने का आरोप। इनके नाम मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल बताए जा रहे हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने 2 युवकों के पकड़े जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दोनों से पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस भी मामले की छानबीन कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रजनीकांत को किया सम्मानित। एक्टर रजनीकांत को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेन्नई में किया सम्मानित। यह सम्मान उन्हें समय पर टैक्स भरने के लिए दिया गया है। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी शेयर की। रजनीकांत के फैंस ने इस पोस्ट पर खुशी जताई और लिखा है कि उन्हें गर्व है। मकान मालकिन को 91 बार चाकू से गोदा। बेंगलुरु में एक शख्स को मालकिन की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि आरोपी ने महिला को 91 बार चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा। पुलिस अधिकारी ने बताया, जयकिशन आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। उसने यशोदम्मा से भी 50,000 रुपए उधार दिए। उसे पता था कि वह सोने की चेन और चूड़ियां पहनती है, जिसे उसने लूटने का प्लान बनाया। 2 जुलाई को वह यशोदम्मा के कमरे में दाखिल हुआ और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। पद्म विभूषण सम्मान लेने से नोबेल विजेता अमर्त्य सेन का इनकार।
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने पद्म विभूषण सम्मान को लेने से किया इनकार। यह विशेष सम्मान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दिया जाता है। बताया जा रहा है कि सेन ने राज्य सरकार के अधिकारियों को जुलाई के पहले हफ्ते में ही सूचना पहुंचा दी थी कि पुरस्कार वितरण समारोह के समय वे भारत में नहीं होंगे। सेन के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि वह इस समय यूरोप में है। सेन की बेटी अंतरादेव सेन ने कहा कि उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं और वह चाहते हैं कि पद्म विभूषण सम्मान दूसरों को दिया जाए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सोमवार सुबह हुआ भीषण सड़क हादसा। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंचे तहसील व पुलिस प्रशासन ने घायलों व मृतकों को बसों से बाहर निकाला। घायलों को आनन फानन CHC हैदरगढ़ पहुंचाया गया। 12 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। कांवड़ यात्रा समापन के दिन जलाभिषेक कर सेल्फी ले अधिकारी। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने एक आदेश से उत्तराखंड में नया विवाद शुरू किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को 26 जुलाई कांवड़ यात्रा के समापन के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक की सेल्फी खींचकर लिंगानुपात को सुधारने की शपथ लेने को कहा है। साथ ही आर्य ने सेल्फी खींचने के बाद फोटो को विभागीय ईमेल ID पर शेयर करने को भी कहा है। अक्षर पटेल ने तोड़ा शोएब मलिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अक्षर पटेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 35 गेंद पर नॉट आउट 64 रनों की पारी खेली और छक्के के साथ टीम इंडिया को आखिरी ओवर में 2 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। इस दौरान अक्षर पटेल ने 17 साल पुराना पाकिस्तान के ऑलराउंडर शोएब मलिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला। 300 प्लस रनों के स्कोर का सफलता से पीछा करते हुए किसी टीम की ओर से बेस्ट इंडिविजुअल स्कोर अब अक्षर पटेल के नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड शोएब मलिक के नाम दर्ज था। नाबालिग लड़की ने गला काट युवक को उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक नाबालिग लड़की ने 20 सड़क युवक का गला काटा। मृतक की पहचान सुदामा के तौर पर हुई। बताया जा रहा है कि सुदामा मूक बधिर था। रिपोर्ट के अनुसार कंकाली पारा इलाके में लड़की अपनी मां के साथ स्कूटी पर कहीं जा रही थी। सुदामा भी उस वक्त अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था। लड़की ने स्कूटी का हॉर्न बजाकर सुदामा से साइड मांगी। इस दौरान लड़की का संतुलन बिगड़ गया और उसकी मां स्कूटी से नीचे गिर गई। इसके बाद लड़की को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत अपने पास रखे चाकू से उसी वक्त सुदामा का गला रेत दिया। छात्रा ने ली एनेस्थीसिया की ओवरडोज। इंदौर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने एनेस्थीसिया का ओवरडोज लेकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची संयुक्तागंज पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस को छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस सुसाइड नोट और हॉस्टल की अन्य छात्राओं के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। म्यांमार में 4 लोकतंत्र समर्थकों को फांसी पर लटकाया। म्यांमार सरकार ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के पूर्व सांसद, लोकतंत्र समर्थक, एक कार्यकर्ता और 2 अन्य लोगों को फांसी दी। पिछले साल सत्ता पर सेना के कब्जे के बाद हुई हिंसा के मामले में यह कार्रवाई हुई। म्यांमार में पिछले 5 दशक में पहली बार किसी को फांसी दी गई। कैमरे के सामने पत्नी को जिंदा जलाया। चीन में एक शख्स ने अपनी पूर्व पत्नी को जिंदा जलाया। उस वक्त वह एक ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा सुनाई। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तांगलू नाम के एक शख्स ने बेरहमी से पत्नी की हत्या कर दी थी। यह घटना सितंबर 2020 की है, जब उसकी पूर्व पत्नी एक टिकटॉक की तरह के ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। सिंगापुर में राजपक्षे पर आपराधिक शिकायत दर्ज। श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के बीच पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए थे। राजपक्षे सिंगापुर पहुंच तो गए, लेकिन उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच उनके खिलाफ सिंगापुर में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई। इसमें उनके खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। श्रीलंका में नृत्य के विरुद्ध दशकों तक चले गृह युद्ध में राजपक्षे की भूमिका को लेकर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई।
ट्विटर पर इमरान खान और शहबाज शरीफ आमने सामने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच ट्विटर पर आमने सामने। दरअसल शहबाज सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिसके तहत देश की संपत्तियों को विदेशियों के हाथों बेचने का प्रावधान है, जिस पर इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि इन चोरों को हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को कभी भी कुटिल तरीके से बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस पर शहबाज ने पलटवार करते हुए कहा कि इमरान न्याजी मेमोरी लॉस से पीड़ित है। रेगिस्तान में आ गई बाढ़। जलवायु परिवर्तन का असर धीरे धीरे दुनिया भर में दिखने लगा है। इसी को लेकर ईरान से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के एक इलाके में पिछले 1 दशक से सूखा पड़ा था और वहाँ अचानक बाढ़ आ गई। दरअसल यह घटना ईरान के सूखा प्रभावित दक्षिणी प्रांत फार्स की है। ये एक रिपोर्ट में बताया कि यहाँ अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर भी शनिवार को प्रसारित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट में एस्ताहावान के गवर्नर यूसेफ कारेगर के हवाले से बताया गया कि शहर में बहने वाली रूदवल नदी का जलस्तर भारी बारिश के कारण काफी बढ़ गया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।